बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है अयस्कों का समृद्धिकरण। कल अपन ने खनिज अयस्क की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो आइए देखो क्या होगा जब पृथ्वी से खनिज को अपन निकालेंगे, अर्थात अयस्कों को अपन निकालेंगे, तो अयस्क के साथ साथ बहुत सारी अशुद्धियां आएंगी। अशुद्धियों में क्या क्या हो सकता है? रेत हो सकता है, मिट्टी के कण हो सकते हैं। उन्हीं अशुद्धियों को रसायन की भाषा में क्या कहा जाता है? रसायन की भाषा में उन्हीं अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। ठीक है, तो गैंग क्या है? अयस्क के साथ आने वाली अशुद्धियां क्या कहलाती है? गैंग कहलाती है। अब अपन को क्या करना होगा? इन अयस्कों से इन गैंग को अर्थात अशुद्धियों को क्या करना होगा? अलग करना होगा। तो अलग करने के लिए क्या होगा? कुछ मेथड होंगे, कुछ प्रक्रिया होगी। तो उन्हीं प्रक्रिया को आज अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। उन्हीं प्रक्रिया को आज अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि धातुओं के निष्कर्षण से पहले उनमें जो अयस्क है उनमें अशुद्धियों को आपको हटाना जरूरी है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं गैंग को हटाने की प्रक्रियाएं होगी। और देखो, अयस्क और गैंग के ये निर्भर किन पे करेगी प्रक्रियाएं? यह प्रक्रिया अयस्क और गैंग के भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों पे निर्भर करेगी। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइनें आपको बोल दी गई है, इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आज अपन यह टॉपिक आज हमारा पढ़ने जा रहे हैं। कल अपन ने जानकारी ली थी सक्रियता श्रेणी के बारे में। ठीक है, सक्रियता श्रेणी क्या है? धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर उनके अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, तो एक श्रेणी बनी जिसे क्या कहा गया? सक्रियता श्रेणी कहा गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक आएगा, वह पढ़ते हैं अपन सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। नीचे आने वाली धातु का निष्कर्षण। नीचे आने वाली धातु का निष्कर्षण। तो पहली इंपॉर्टेंट बात क्या थी? कल आपको बताई गई थी सक्रियता श्रेणी के जो टॉप पे रहेगा उनमें क्या होगा? अभिक्रियाशीलता उच्च होगी। जो मध्य में होगा उनमें मिड, जो मिड में होगा उनमें मध्यम क्रियाशीलता, और जो सबसे बॉटम पे होगा वह उनमें क्रियाशीलता बिल्कुल न के बराबर होगी। ठीक है, तो लिखिए पहली पॉइंट लिखिए, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं की क्रियाशीलता। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं की क्रियाशीलता काफी निम्न होती है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट लिखिए, ये धातुएं अनअभिक्रिय होती है। ये वर्ड आप लिखना, वर्ड क्या है? अनअभिक्रिय, अर्थात यह किसी से अभिक्रिया नहीं करती है, अनअभिक्रिय। ठीक है, यहाँ तक की बात आप लिख चुके हैं। तो अब अपन इन धातुओं में से इन धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे? तो नंबर तीसरा पॉइंट लिखने का प्रयास कीजिए। नंबर तीसरा पॉइंट लिखने का प्रयास कीजिए, इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करके ही, इन धातुओं के ऑक्साइडों को केवल गर्म करके ही धातु को प्राप्त किया जा सकता है। तो अपन ने नंबर तीसरी बात क्या पढ़ी? इन धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करके ही धातु को प्राप्त किया जा सकता है। तो एक ही मेथड है, इनको क्या करना है? अपन को गर्म करना है। ठीक है, इनके धातु ऑक्साइडों को। यहाँ तक की बात आपकी क्लियर हो चुकी है। तो पहला टॉपिक था हमारा सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सबसे पहले अपन ने पहली लाइन लिखाई, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु की क्रियाशीलता काफी निम्न होती है, अर्थात ये अनअभिक्रिय होती है, अर्थात ये अभिक्रिया नहीं करती है। तो इनमें से अपन इनके धातु ऑक्साइड में से अपन धातु कैसे प्राप्त करेंगे? नंबर 2 बात अपन ने सीखी, गर्म करके प्राप्त करेंगे। ठीक है, एग्जांपल लेने का प्रयास करेंगे, और एग्जांपल अपन लेते हैं सिनेबार का। एग्जांपल अपन लेंगे अपन सिनेबार का। तो एग्जांपल लिखते हैं, उदाहरण सिनेबार। सिनेबार क्या होता है? HGS। सिनेबार क्या है? HGS। यह पारे का अयस्क है। ठीक है, यह पारे का अयस्क है। पहली इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो अभी तक अपन ने क्या सीखा है? अभी तक अपन ने ओनली यही बात सीखी है, इनके धातु ऑक्साइड को गर्म करके धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है। तो देखेंगे, आइए। HGS क्या है? यह पारे का सल्फाइड है। ठीक है, यह पारे का क्या है? सल्फाइड है। तो इसको क्या बदलना पड़ेगा? सबसे पहले ऑक्साइड में बदलना पड़ेगा। ऑक्साइड में क्या कैसे बदलते हैं? यह प्रोसेस क्या कहलाता है? सभी बातें आपको बताई जाएगी। तो लिखिए, तो ये एक सल्फाइड अयस्क है जिसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपन ने क्या करा है? गर्म करा है। क्या करा है? गर्म करा है।
तो सल्फाइड अयस्क का ही बदल जाएगा, ऑक्साइड में बदल जाएगा। ठीक है, काहे में HGO में। इसको क्या बोलते हैं? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहले अपन ने सल्फाइड अयस्क को क्या बदल दिया? ऑक्साइड में बदल दिया, सल्फाइड को ऑक्साइड में। यह प्रोसेस क्या कहलाता है? इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं बर्जन। क्या बोलते हैं? बर्जन। अभी आपको इसको विद डिटेल समझा दूंगा, रुक जाओ, 5 मिनट की बात है बस। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? धात्विक ऑक्साइड आ गया। ठीक है, इनके धातु ऑक्साइड को क्या करना था? दोबारा गर्म करना था। गर्म करके हमको क्या प्राप्त हो जाएगी? धातु प्राप्त हो जाएगी। तो धातु ऑक्साइड को उठा के लाइए, HGO को क्या बोलते हैं? इसको मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसको अपन क्या करेंगे? गरम करेंगे। इसको अपन क्या करेंगे? गरम करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी? धातु मिल जाएगी। और कौन सी गैस? O2 गैस रिलीज हो जाएगी। Hg क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है? बताइए। तो आप नोट डाल के लिखिए, पॉइंट नोट डाल के लिखिए। कमरे के तापमान पे, कमरे के तापमान पे एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वह क्या है? वह है मरकरी। क्या है? मरकरी है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक था, क्या पढ़ रहे थे अपन? सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। आपको पूरा समझ में आ चुका है। सल्फाइड अयस्क के ऑक्साइड में बदलना क्या कहलाता है? वर्जन कहलाता है। इसको भी डिटेल आपको और पढ़ा दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। समझ चुके हैं हम। तो पहला सवाल, अब आपसे सवाल क्योंकि रिवीजन करेंगे सवालों के साथ। पहला सवाल आता है, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं की क्रियाशीलता निम्न होती है। नंबर 2 बात, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं अनअभिक्रिय होती है, अर्थात यह अभिक्रिया नहीं करती है। नंबर 3 बात, इनके धातु ऑक्साइड को गर्म करके ही, केवल इनके धातु ऑक्साइड को गर्म करके ही धातु को प्राप्त किया जा सकता है। एक ही प्रोसेस है, ओनली गर्म करके ही आप धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 4 पर 4 सवाल बनता है, सिनेबार किसका अयस्क है? तो आप बताएंगे यह पारे का अयस्क है, अर्थात मरकरी का अयस्क है। फिर अपन ने एग्जांपल बताया, सल्फाइड से ऑक्साइड बदलना क्या कहलाता है? वर्जन कहलाता है। तो आपसे पूछ सकता है, सिनेबार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर यह क्या बना लेता है? यह बनाता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए सिनेबार होता क्या है। ठीक है, और कौन सी गैस? SO2 गैस। फिर ये अपने पास मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अपन गर्म करेंगे तो हमारे पास कौन सी धातु आ जाएगी? हमारे पास मरकरी आ जाएगी। और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? O2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो नोट डाल के लिखिए, कमरे के तापमान पे एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वह कौन सी है? मरकरी है। ठीक है, यहाँ तक की बात में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बताइए, लिखने का प्रयास कीजिए जल्दी से। नंबर 2 हेडिंग डालिए फटाफट। नंबर 2 हेडिंग डालिए फटाफट जल्दी से। सक्रियता श्रेणी में मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। हेडिंग डालिए फटाफट। सक्रियता श्रेणी के मध्य में, सक्रियता श्रेणी में मध्य, सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातु का निष्कर्षण। आइए अब पढ़ने का प्रयास करेंगे। वही पहली लाइन, सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातु की क्रियाशीलता कैसी होती है? मध्यम होती है। पहली लाइन आप लिख चुके हैं, सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुओं की क्रियाशीलता कैसी होती है? मध्यम होती है। नंबर 2 पॉइंट लिखिए, नंबर 2 पॉइंट लिखिए, यह धातुएं प्रकृति में, यह धातुएं प्रकृति में सल्फाइड व कार्बोनेटों के रूप में पाई जाती है। तो लिखिए, पहला पॉइंट अपन ने लिखा क्रियाशीलता मध्यम। पहला पॉइंट अपन ने क्या लिखा था? क्रियाशीलता मध्यम होती है, क्रियाशीलता मध्यम होती है। नंबर 2 पॉइंट लिखिए, नंबर दूसरा पॉइंट अपन ने क्या लिखा था? क्रियाशीलता मध्यम होती है। नंबर 2 पॉइंट लिखिए, प्रकृति में प्राय यह धातुएं, प्रकृति में प्राय यह धातुएं सल्फाइड व कार्बोनेटों के रूप में पाई जाती है, सल्फाइड व कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है, के रूप में पाई जाती है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था, सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुएं क्या पाई जाती है? ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। तो ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना क्या रहता है? हमेशा इजीली होता है, अर्थात आसान रहता है। ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना सामान्यतः एक आसान प्रक्रम है, बजाय किसके? सल्फाइड व कार्बोनेटों से। तो अपन प्रोसेस क्या करेंगे?
इन सल्फाइड व कार्बोनेटों को अपन काय में बदलेंगे, इनको धातु ऑक्साइड में बदलेंगे। काय में बदलेंगे, धातु ऑक्साइड में बदलेंगे। अब हमारे पास चीजें कितनी है, सल्फाइड व कार्बोनेट, तो बदलना काय में है, बदलना ऑक्साइड में है, अर्थात धातु ऑक्साइड में है। तो कुछ प्रोसेस होगा, उनका कुछ नाम होगा, तो उन्हीं नामों को अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो लिखने का प्रयास कीजिए। यहाँ तक आप लिख चुके हैं, यहाँ तक आप लिख चुके हैं, जल्दी बताइए। तो अपन अब आप फिर दोबारा एक नोट डालना, इसी सीरीज में अपन आगे बढ़ेंगे। तो लिखिए सल्फाइड अयस्कों को, सल्फाइड अयस्कों को लिखने का मेरे साथ प्रयास कीजिए। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर, अधिक ताप पर गर्म करने पर, अधिक ताप पर गर्म करने पर यह धातु ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाती है। यह प्रक्रम वर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्जन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपके समझ में आ चुकी है। तो वर्जन क्या है, सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइडों में बदलना, सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में बदलना क्या कहलाता है, सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में बदलना क्या कहलाता है, वर्जन कहलाता है। तो ये तो हुए, अपन ने सल्फाइड को तो अपन ने क्लियर कर लिया, सल्फाइड को तो अपन ने क्लियर कर लिया। अब बचा हमारे पास क्या है, कार्बोनेट, बचा हमारे पास क्या है, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट का भी कोई प्रोसेस होगा। तो लिखिए नंबर 2 परिभाषा लिखिए, मैं जो बोलता हूँ उसको भी डिटेल आपको लिखना है। यहाँ तक आप लिख चुके हैं, तो लिखिए कार्बोनेट अयस्कों को, कार्बोनेट अयस्कों को, यहाँ पे मैंने कुछ वायु के आगे कोई वर्ड लगाया है, नहीं लगाया। तो लिखिए कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु की उपस्थिति में, कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाती है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। तो निस्तापन किसके लिए होता है, कार्बोनेट अयस्कों के लिए। वर्जन किनके लिए होता है, सल्फाइड अयस्कों के लिए। बहुत बार एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है और आपको कंफ्यूज किया जाता है। तो ध्यान रखना, जब वर्जन होगा तो वायु, अनलिमिटेड वायु चाहिए, अनलिमिटेड वायु चाहिए, कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। लेकिन जब निस्तापन होगा कार्बोनेट अयस्कों को, ये वर्ड लिखाया गया है यहाँ पे, सीमित वायु। तो कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है, यह प्रक्रम निस्तापन कहलाता है। तो अपन ने पढ़ा सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातु का निष्कर्षण, हमारी नंबर 2 टॉपिक था आज का। तो पहला क्रियाशीलता मध्यम होती है, नंबर 2 प्रकृति में प्राय यह है कौन से अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं, सल्फाइड व कार्बोनेट अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। फिर अपन ने पढ़ा, जो हमारे पास 2 बात हो गई। फिर अपन ने नंबर 3 बात कौन सी पढ़ी, प्राय धातु ऑक्साइडों से धातु प्राप्त करना आसान है, बजाय किनके, सल्फाइड व कार्बोनेट अयस्कों के मुकाबले। फिर अपन ने सीखा, अब इनको सबसे पहले हमारे पास, पहला हमारे पास जो हमारे पास बात आई वह है क्या की है कि सबसे पहले सल्फाइड में कार्बोनेट अयस्कों को अपन को ऑक्साइड में बदलना है। उसके लिए कुछ प्रोसेस करा अपन ने, प्रोसेस करा सबसे पहले वर्जन, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। यह प्रक्रम वर्जन कहलाता है। और कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु की उपस्थिति में, कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। यह प्रक्रम निस्तापन कहलाता है। ध्यान रखना, ताप तो दोनों में आपको हाई टेम्परेचर पे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे वायु की एक लिमिटेड मात्रा को लेना पड़ेगा। तो समझ में आ चुका है, यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी है। एग्जांपल लेने का प्रयास करेंगे जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। आइए, यहाँ तक आप लिख चुके हैं, जल्दी लिखिए फटाफट, जल्दी लिखिए फटाफट। देखिए जिंक के एग्जांपल लिखिए, जिंक के अयस्कों के वर्जन में निस्तापन के समय निम्न रासायनिक अभिक्रिया होती है। अपन आप समझेंगे जिंक के ऊपर। तो आपको जो मैंने आपको अभी लिखवाया था, HGS को अपन ने HGO में बदला था। तो अपन ने क्या करा था, अब आप कहोगे वह अपन ने वर्जन को
करा था। भर्जन मतलब सल्फाइड एस से ऑक्साइड में बदल दिया अपन ने, HGS को HGO में, HGS को HGO में। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए आगे बढ़ते हैं और अपन समझेंगे अपन जिंक के ऊपर। एग्जांपल लिखिए, ZnS प्लस O2, लिखिए ZnS प्लस O2 यह काय में परिवर्तित हो जाएगा, ZnO में, प्लस कौन सी गैस, SO2 गैस रिलीज करेगा। यह प्रोसेस क्या है, यह प्रोसेस कहलाता है भर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। ये तो हो गया हमारे पास भर्जन का एग्जांपल। अब लिखिए हम निस्तापन का एग्जांपल। निस्तापन अर्थात कार्बोनेट, कार्बोनेट को लगे ZnCO3, ZnCO3, ठीक है। तापन हाई टेम्परेचर चाहिए, दोनों में ध्यान रखना, टेम्परेचर दोनों में हाई रहेगा तो यह काय में बदल जाएगा, जिंक मिल जाएगी। और बताइए यहाँ से अपने पास कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2 रिलीज होगी। कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2 रिलीज होगी। यह प्रोसेस क्या कहलाता है, यह प्रोसेस निस्तापन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो देखो सल्फाइड अयस्को से ऑक्साइड में बदलना क्या कहलाया, भर्जन कहलाया। कार्बोनेट अयस्को से ऑक्साइड में बदलना क्या कहलाया, निस्तापन कहलाया। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे अगर ये जो होता है ना, क्या सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाले धातु है। अब आप सबसे पहले आपको याद होना चाहिए मध्य में कौन कौन सी आती है, Zn आती है, Fe आती है, कॉपर आती है। इन तीनों धातुओं पे यह लागू होएगा। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। अब अपन पढ़ेंगे आगे। अब देखो यहाँ पे अपन ने इसको ऑक्साइड बदल लिया, एक अपचयक, सामान्यतः अपचयक कौन आएगा, यहाँ पे कार्बन आएगा। कार्बन इनको अपचयित करके काय में परिवर्तित कर देगा, धातुओं में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, ये होगा इसके आगे का प्रोसेस। आगे का प्रोसेस भी अपन अभिक्रिया के माध्यम से समझ लेंगे। आइए, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, Zn हमारे पास आ गया, हमारे पास अब क्या आ गया, ZnO आ गया प्लस C, तो हमारे पास धातु हो गई और यहाँ पे CO। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पूरा प्रोसेस। जैसे अपन ने पहला अपन ने पढ़ा सक्रियता श्रेणी के नीचे नीचे आने वाले धातुओं की अभिक्रिया पढ़ी। ठीक उसी प्रकार अपन ने सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण को कंप्लीट कर दिया। तो देखो अब आप देखो निष्कर्षण से जो धातुएं प्राप्त हो रही है ना, निष्कर्षण से जो धातुएं प्राप्त हो रही है ना, वह क्या प्रक्रम है, वह है अपचयन है। क्या है, अपचयन है। तो नोट डालिए और एक लाइन लिखिए, नोट डालिए और एक लाइन आप लिखिए, नोट डालिए और एक लाइन आप लिखिए जल्दी से फटाफट। धातुओं को उनके यौगिकों से प्राप्त करना, धातुओं को उनके यौगिकों से प्राप्त करना कैसा प्रोसेस है, एक अपचयन प्रक्रम है। धातुओं को उनके यौगिकों से प्राप्त करना कैसा प्रक्रम है, कैसा प्रक्रम है, वह एक अपचयन प्रक्रम है। ठीक है, तो आप बताइए, अब पहली बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, सबसे पहले अपन ने सारी चीजें क्लियर करी। तो देखो क्या यहाँ पे अपचयन ही लग सकता है, नहीं, यहाँ पे दूसरा प्रोसेस भी लग सकता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया सक्रियता श्रेणी अपन ने पढ़ी है। सक्रियता श्रेणी में अपन क्या जानते हैं, उच्च क्रियाशील वाली धातु निम्न क्रियाशील वाली धातु को क्या कर देती है, प्रतिस्थापित कर देती है। तो निष्कर्षण तो क्या हो सकता है, विस्थापन अभिक्रियाओं द्वारा भी हो सकता है, विस्थापन अभिक्रिया द्वारा भी हो सकता है। तो आपको क्या बात बताई गई थी वहां पे, उच्च क्रियाशीलता वाली धातुएं निम्न क्रियाशीलता वाली धातुओं को प्रतिस्थापित कर सकती है। अर्थात जो ऊपर टॉप वाली धातुएं है ना, वह नीचे वाली धातुओं को क्या कर सकती है, उनकी जगह से प्रतिस्थापित कर सकती है। यह बात अपन सक्रियता श्रेणी में पढ़ चुके हैं। तो यह क्या कर रही है, उनको उनकी जगह से हटाना क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो यह धातु का निष्कर्षण विस्थापन प्रक्रिया के द्वारा भी विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा भी हो सकता है। लेकिन विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, ऊर्जा की मात्रा बहुत ज्यादा निकलेगी, ऊर्जा की मात्रा बहुत ज्यादा निकलेगी। ठीक है, तो यह प्रोसेस कैसा हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है, लिखने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं MnO2 का।
तो देखो MnO2 प्लस एल्यूमिनियम, यह क्या है, एक ऑक्साइड है। अपन ने कार्बन की जगह इस बार किसको ऑक्साइड के रूप में किसको लिया है, एल्यूमिनियम को लिया है। तो आप सभी जानते हैं सक्रियता श्रेणी में ऊपर Mn आता है, मैग्नीज आता है, एल्यूमिनियम आता है। तो आप कहोगे Al टॉप पे आता है, Mn उससे नीचे आता है, तो यहाँ क्या होगा, ये Mn की जगह कौन आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ऑक्साइड से अपन क्या प्राप्त करते हैं, धातु प्राप्त करते हैं। तो देखो धातु तो अपन को प्राप्त हो गई मैग्नीज, Al2O3 बन गया, और यहाँ लिखिया ऊर्जा, यहाँ लिखिया ऊर्जा, और ऊर्जा की मात्रा काफी ज्यादा। प्रोसेस कैसा हो गया, ऊष्माक्षेपी हो गया। प्रोसेस कैसा हो गया, ऊष्माक्षेपी हो गया। ऊष्मा की मात्रा, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए देखो अब आगे कॉन्सेप्ट आता है क्या, ये देखो उच्च क्रियाशील धातु है, इतनी अभिक्रिया इतनी तेज होगी, इतनी तेज गति से होगी, ये जो धातुएं होगी ना, इनको क्या है, गला देगी, इनको क्या है, गला देगी। तो धातुएं जो प्राप्त होगी ना, वह कैसी प्राप्त होगी, हमें गलित अवस्था में प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी, गलित अवस्था में प्राप्त होगी। तो गलित अवस्था में यहाँ पर धातुएं प्राप्त हो रही है, तो इनका उपयोग, और इसको एक पर्टिकुलर एक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, वह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए समझने का प्रयास करेंगे क्या है वह। ध्यान रखना यह, क्योंकि क्या है, उच्च क्रियाशील धातु है, अभिक्रिया ऐसी होगी, इतनी तेज होगी, तो धातु क्या है, देगी, गलित अवस्था में आपको देगी, अर्थात लिक्विड फॉर्म में आपको धातु को देगी। ठीक है, तो अभिक्रिया को लिखने का प्रयास कीजिए। आइए देखो, तो सबसे पहले आप एक लाइन लिखिए, यह विस्थापन अभिक्रियाएं अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा, इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि, इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं हमें गलित अवस्था में प्राप्त होती है। धातुएं हमें गलित अवस्था में प्राप्त होती है। तो अब आगे नोट डालिए, और मैं जो कुछ दिखा रहा हूँ वह लिखने का प्रयास कीजिए। Fe2O3 की अभिक्रिया अपन ने किससे कराई, एल्यूमिनियम से। किससे कराई, एल्यूमिनियम से। Fe2O3 की अभिक्रिया अपन ने कराई एल्यूमिनियम से। ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्या है, सॉलिड है। ठीक है, यह क्या बना लेगा, तो देखो वही सक्रियता श्रेणी में एल्यूमिनियम ऊपर आता है, लोहा ऊपर आता है, तो आप कहोगे एल्यूमिनियम। ऑक्साइड से अपन को धातु प्राप्त करनी है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा Fe प्लस, इसके साथ क्या बनाएगा, यह है Al2O3। क्या बनाएगा, Al2O3 और प्लस ऊष्मा, प्लस ऊष्मा। ठीक है, तो यह जो लोहा होगा ना, वह हमें कैसे मिलेगा, गलित अवस्था में। क्या होगा, गलित अवस्था में। इसका उपयोग वो एग्जाम में पूछा गया है, जो पटरियों के बीच में दरार आ जाती है ना, पटरियों के बीच में दरार आ जाती है ना, उनमें यह गलित लोहा डाला जाता है। अगर धातु है, कोई भी धातु है, उनमें दरार आ गई तो उनमें क्या है, यह गलित फॉर्म में डाला जाता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो क्या है, पटरी वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। पटरियों में अगर दरारों को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इस वाले गलित लोहे का उपयोग किया जाता है। यह अभिक्रिया एक पर्टिकुलर नाम से जानी जाती है, जिसको कहा जाता है थर्मेट अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थर्मेट अभिक्रिया कहा जाता है। तो देखो आज अपन ने पढ़ा सक्रियता श्रेणी के टॉप पे आने वाली, टॉप पे नहीं पढ़ी अभी तक अपन ने, बॉटम पे पढ़ा, फिर अपन आए मिड पे, कल अपन पढ़ेंगे टॉप पे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, देखो क्योंकि आपको क्या है, अभी आपको पढ़ाया नहीं जा सकता, उसमें आपको क्या है, आपको एक प्रोसेस पढ़ाना पड़ेगा विद्युत अपघटन का, वो आपको उसमें थोड़ा समय लगेगा, यह वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। हमारा मकसद वीडियो लंबा करने का बिल्कुल नहीं है। जितना भी पढ़ाया आपको, चाहे 15 मिनट पढ़ाया चाहे 20 मिनट पढ़ाएं, लेकिन जानकारी आपको 1 घंटे की लाइफ के बराबर देनी होती है। ठीक, उसी प्रकार आपको यहाँ तक क्लियर करके आइए। कल अपन हमारा एक टॉपिक बचा है छोटा सा, इसमें सक्रियता श्रेणी के टॉप पर अर्थात सबसे ऊपर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। ऐसे दिन पे आप देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट आप अधिक से अधिक करिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, पहले सबसे पहले बेल